Another big jackpot for India. जम्मू एंड कश्मीर में 3000 बिलियन के लिथियम रिजर्व्स मिलने के बाद अब 9 अप्रैल को ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ह्यूज डिपॉजिट्स एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए हैं। ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी न्यूज है कि इसके बाद IREL ने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि अब से वो माइनिंग प्रोसेसेस को 400% से और बढ़ा देंगे। उनका विजन ये है कि वो 2032 तक एनुअली 50 मिलियन टन के रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनमें से कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्राइसेस तो पर किलोग्राम 50,000 से भी ज्यादा है। सो इससे आप अपने लेवल पर कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के लिए ये कितना बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक दिन साइनाइट नाम के एक नॉन ट्रेडिशनल रॉक पर सर्वे करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट गए। तब उन्होंने वहां पर एक्सीडेंटली 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लार्ज डिपॉजिट्स को डिस्कवर किया। बट मैं आपको यह भी बता दूं कि रीसेंट टाइम्स की पहली मिनरल डिस्कवरी नहीं है। अभी हाल ही में 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम, उड़ीसा और बिहार में देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइन की भी खोज हुई है। सो अब यहां पर जाहिर सी बात है कि ये सभी पैटर्न्स को देखकर दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सारे मिनरल डिस्कवरीज अचानक से क्यों हो रही? तो वेल, इसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया की नेग्लिजेंस। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि इंडिया का जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया, यानी वो रीजन जहां मिनरल्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उन 100% लैंड में से सिर्फ 10% लैंड एरिया ही एक्सप्लोर हुआ है। अब इस 10% एरिया में से भी सिर्फ 2% ही लैंड्स माइन हुए हैं। इससे क्लियरली दिखता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज ने पहले इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरा रीजन है IREL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो देखो, ऐसा है ना, 1950 में IREL यानी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका काम बेसिकली इंडिया में बस रेयर अर्थ के मिनरल्स की डिस्कवरी और रिसर्च करना था। बट 1991 के प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स ने प्राइवेट एंटिटीज को भी इन सेक्टर्स में घुसने का मौका दे दिया और फिर कुछ सालों तक बिजनेस करने के बाद ये प्राइवेट कंपनीज इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग में पकड़े गए, जिस वजह से 2018 में DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने एक नोटिस इशू किया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट कंपनीज पर इन एलिमेंट्स की माइनिंग या एक्सपोर्ट करने पर बैन लग गया। यानी कि 2018 के बाद इस इंडस्ट्री की सारी मोनोपोली आज तक सिर्फ और सिर्फ IREL के ही हाथों में है। एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि IREL ने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मोनोपोली से करप्शन, मिसमैनेजमेंट और कई गांवों को एक्सट्रैक्शन के बाद रिहेबिलिटेट भी नहीं किया, जैसे कि केरला के कोस्टल विलेज अलापाड, जो 50 साल पहले 87.5 स्क्वायर किलोमीटर का था, आज वो रिगरस माइनिंग की वजह से 10 गुना श्रिंक हो गया। अब इन गांव वालों ने इसके खिलाफ कई सारे लिटिगेशंस भी फाइल किए, बट फिर भी उन लिटिगेशंस को IREL ने डिनाई कर दिया। ऑल्सो करप्शन, जब CBI ने 6 IREL ऑफिशियल्स पर रेड मारी, तब ये मालूम पड़ा कि उन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कुछ इलीगल परचेसेस भी किए थे। और इसी वजह से 2022 के एंड में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने IREL के ऊपर एक प्रोब ऑर्डर किया, जिसमें उन पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के आरोप लगे। बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिसेस, इसकी मिसमैनेजमेंट, पावर अब्यूज, करप्शन और कई सारे केसेस दर्ज हो गए। अब यहाँ पे तीसरा और सबसे मेजर रीजन जिससे इंडिया का माइनिंग सेक्टर इतना वल्नरेबल था, वो है माओइस्ट्स, इंसर्जेंट्स। हाँ, जहां पर भी मेजर माइनिंग सेक्टर्स या स्टेट्स है ना, उन जगहों पर आप देखोगे माओइस्ट आइडियोलॉजी का काफी इन्फ्लुएंस है। ये इंसर्जेंट्स इतने पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं कि अगर कोई वर्कर दिन के 200 रुपए भी कमाता होगा, तो उसमें से भी 50 रुपए ये लोग ले लेंगे। सेम होता है बड़े बड़े कंपनीज और इंडस्ट्रीज के साथ भी। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसे हम शहर वाले कभी में भी रियलाइज नहीं करेंगे, बट 2011 तक इन माओइस्ट इंसर्जेंसीज ने पूरे 2000 करोड़ तक के अमाउंट को एक्सटॉर्ट कर लिया। यही कुछ रीजंस है जो इंडिया के माइनिंग सेक्टर को रेजिस्टेंस देते हैं ग्रो होने से, जिसकी वजह से इतने सालों तक इंडिया रेयर अर्थ्स के लिए चाइना पर 100% डिपेंडेंट रहा है, इवन दो इंडिया के पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे। बट व्हाई चाइना? वेल, ये इसीलिए क्योंकि चाइना ग्लोबली इस सेक्टर में डोमिनेट करता है। 1980s तक यूएस एक मेजर रेयर अर्थ प्रोड्यूसर था, लेकिन 1970s में चाइना ने इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला, जिसमें उसने अपने यूनिक एडवांटेज चीप लेबर फोर्स को काफी लेवरेज किया। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर यूएस से कम पैसों में रेयर अर्थ्स बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो इस सेक्टर के मेजर प्रोड्यूसर्स बन गए। इतना कि
2008 से ही चाइना ग्लोबली 90% रेयर अर्थ प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है और तब से सारे कंट्रीज रेयर अर्थ के लिए चाइना पर ही डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि आज रशिया यूक्रेन वॉर में पूरे यूरोप और नेटो कंट्रीज एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं रशिया पर से अपने एनर्जी डिपेंडेंस को कम करने का, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए वो रशिया के एलाय चाइना पर ही काफी ज्यादा यानी कि 90% डिपेंडेंट है। कल को अगर चाइना चाहे तो नेटो कंट्रीज के रेयर अर्थ एक्सेस को कट ऑफ कर सकता है, जिससे उनकी सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। यूएस सेनेटर टॉम कॉटन ने तो रियलिटी चेक देते हुए ये कहा कि अगर चाइना ने अपने रिसोर्स सप्लाईज को कट कर दिया तो यूएस के डिफेंस कंपनीज 1 साल तक भी नहीं टिक पाएगी। बट चाइना बीइंग चाइना, उसे अपने इस पावर का बहुत ही सही अंदाजा है और इसीलिए 2021 में उसने नेटो अलायंस की सबसे मेजर कंट्री यूएसए को धमका तक दिया। उसने यूएस के डिफेंस कंपनीज को वार्निंग दे दिया कि वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ताइवान को सप्लाई ना करें और अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एंड चाइना मीन्स व्हाट इट सेज। चाइना ने 2010 में अपने इस पावर का यूज करके दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रेयर अर्थ कंज्यूमर जापान को भी कट ऑफ कर दिया था। हुआ यूं कि चाइना और जापान के बीच डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के पास एक चाइनीज बोट सीक्रेटली स्पॉट हुई थी। तब जापान ने उस बोट के चाइनीज कैप्टन को डिटेन कर लिया, जिसके रिटेलिएशन में प्रेशर डालने के लिए चाइना ने उनके रेयर अर्थ सप्लाईज को सीधा कट ऑफ कर दिया। इसके बाद से चाइना की इस डिपेंडेंसी को टैकल करने के लिए जापान ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ गया और उसके रेयर अर्थ माइंस में हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज जापान अपने मेजॉरिटी रेयर अर्थ ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, जो एक वक्त वो चाइना से करता था। और जापान ने खुद को भी और पूरे दुनिया को भी ये सीख दे दी कि कभी भी किसी भी कंट्री पर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, स्पेशली अ कंट्री लाइक चाइना। और इसीलिए जापान ने भी अपने सीबेड से रेयर अर्थ्स को माइन करने का प्लान किया है, जो वो 2024 तक एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट यूएस और यूरोप भी अब अपना एक अलग ही पाथवे बना रहे हैं, जिससे वो रिसोर्सेज यूएस के माइन से निकालकर यूरोप में एस्टोनिया जाकर रिफाइन करेंगे और फिर उन फिल्टर्ड मिनरल्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इन सभी में क्वाड जैसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा हाथ होगा। क्वाड कंट्रीज आपस में भी रेयर अर्थ सप्लाईज के लिए एक दूसरे से डील साइन कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने टीम अप करके रेयर अर्थ के एक्सप्लोरेशन को फंड करने का फैसला किया है, उसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अब क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए एक एमओयू साइन कर दिया है। और अब इस नए मिले रिजर्व्स का फुल पोटेंशियल यूज करके इंडिया अपने IREL और उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट की मदद से क्वाड में अब रेयर अर्थ्स का इमर्जिंग हब बनेगा। बट फ्रेंड्स, हमने बहुत बात कर ली ये रेयर अर्थ्स के बारे में, पर आखिर ये रेयर अर्थ्स होते क्या है और क्यों इतने सारे कंट्रीज इस सेक्टर में डोमिनेट करना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनके नाम में रेयर होने की वजह उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि उनका एक्सट्रैक्शन है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया में ऑल अराउंड मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाई क्लास मशीनरीज और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और इसी को लेकर सारे कंट्रीज इस सेक्टर में डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है और ये एलिमेंटल एक्सट्रैक्शन सारी चीजों में यूज होते हैं। आप जिस मोबाइल या लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो, मैं जिस कैमरा में ये शूट कर रहा हूँ, ये जो मैं एसी रूम में बैठा हूँ, सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज हुआ है। सो जाहिर है फॉर इंडिया इन रिजर्व्स के मिलने से हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जहां पर इंडिया जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं ये रेयर अर्थ्स ईवी सेक्टर में भी काफी काम आएंगे। और उसी इनिशिएटिव में अब इंडिया ने खुद डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। ये रेयर अर्थ्स मिसाइल्स और फाइटर जेट्स में भी यूज होते हैं, इतने कि एक US F-35 में फॉर एग्जांपल 420 किलोग्राम के रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं। इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ही इनकी USP होती है। जैसे रेयर अर्थ्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण उन्हें विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया जाता है। और वैसे ही रेयर अर्थ्स की दूसरी प्रॉपर्टी है लुमिनेसेंस, जिसकी वजह से LEDs और फ्लोरेसेंट बल्ब्स में भी इन्हें यूज किया जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनकी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेडिकल डिवाइसेस में इनकी नीड होती है। अब इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की खोज होने पर इंडिया को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाकर इन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, राइट? वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस सेक्टर में वैसे इंडिया ऑलरेडी काफी एफर्ट्स डाल रहा है। जैसे नासा के रिमोट सेंसिंग की मदद से इंडिया आज पूरे देश में रेयर अर्थ रिजर्व्स ढूंढ रहा है। ऑल्सो गवर्नमेंट को पता था कि इन जैसे प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स को रिकवर करने के लिए इंडिया
में अभी तक मशीनरीज नहीं है और इसीलिए 2022 में गवर्नमेंट ने न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें लोगों को टैक्स रिबेट्स जैसी बेनिफिट्स देकर कार को स्क्रैपिंग में डालने के लिए इंसिस्ट किया। और इससे भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन स्क्रैप मटेरियल्स के थ्रू होता है। बट इंडिया को आगे का रास्ता दिखाने CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट को रेयर अर्थ्स के एक डेडिकेटेड इंडियन रेयर अर्थ्स मिशन इंट्रोड्यूस करने के लिए अर्ज किया, कुछ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की तरह। और यह भी कहा कि इंडिया को इस सेक्टर में और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि यह सेक्टर अभी भी उतना डेवलप नहीं है जितना आज की दुनिया में होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस माइनिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है उनके रीजन के अंडर डेवलपमेंट से। अगर आप गौर से देखो तो मेजॉरिटी माइनिंग प्लेसेस अंडर डेवलप्ड होते हैं, बट गवर्नमेंट ने अनंतपुर के साथ ऐसा नहीं होने दिया। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग अनंतपुर उस टाइम पे इंडिया के 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था और इस लिस्ट में आने की वजह से वो गवर्नमेंट के ग्रांट फंड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल था। ये एरिया इतना पिछड़ा हुआ था और ये ड्राउट प्रोन एरिया में भी लाई करता है। बट फिर सब कुछ तब बदला जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना शुरू किया और तब आया अनंतपुर कॉन्सेप्ट सिटी का नया प्लान। अब ये सारी बढ़ती डेवलपमेंट ने किया जैसी फॉरेन कंपनीज को भी वहां एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए इंसिस्ट कर दिया और बस इस डेवलपमेंट से देखते ही देखते 10,000 जॉब्स आ गए। ऐसे ही डेवलपमेंट्स करने की वजह से इंडिया, जो पहले रेयर अर्थ्स को लेकर ट्रेड डेफिसिट में था, आज वहीं सरप्लस में है। अब ओवरऑल यहां पर मेरा ओपिनियन कुछ ये है कि इंडिया को अब जल्द से जल्द करके अपने R&D सेक्टर को इंप्रूव करके उन सारे मिनरल्स को यूज करना चाहिए जो इतने सालों तक नेग्लिजेंस की वजह से हमारी नजरों से छिपे हुए थे। अब ये कपल्ड विद एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड टेम्परामेंट जो आज के माहौल में है इंडिया में एक इनोवेशन का कल्चर लाएगा और बहुत सारे नए सेक्टर्स को कैटलाइज करेगा एंड ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे एज अ रिजल्ट। सो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में शेयर करना। इंडिया को एक होना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर डेवलपमेंट में यूटिलाइज करना चाहिए, राइट? बट इस वक्त ना इंडिया में कुछ ऐसे भी इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया को भागों में बांटना चाहते हैं और इन्हीं को अब क्रश करने हमारे NSA अजीत डोवल सर ने एक प्लान बनाया। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है कि कैसे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया अपनी चाल खेलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी देखते रहने मिलेंगे। फॉलो करना मुझे गौरव सी ठाकुर इंस्टाग्राम ID पर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।